खबरों की शुरुआत करेंगे। रानी पोखरी के शांतिनगर गांव में 100 आम के पेड़ों को काटे जाने की वारदात पर जिस नाटकीय ढंग से पर्दा डालने की कोशिश हुई है, वो अब वन और उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ वन विभाग ने पेड़ काटने वाले तस्करों को ये कहकर छोड़ दिया कि मामला उद्यान विभाग के अधिकार क्षेत्र में है, तो वहीं उद्यान विभाग घटना की जानकारी होने से ही इनकार कर रहा है। वहीं मामले को लेकर कृषि मंत्री को अब तूल पकड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि इस मामले का संज्ञान भी लिया जा रहा है और जो आरोपी होंगे जिन्होंने ये पेड़ काटे, उनके खिलाफ उद्यान विभाग कार्रवाई भी करेगा, क्योंकि पेड़ काटने से पहले उद्यान विभाग या फिर वन विभाग की परमिशन लेनी जरूरी थी, लेकिन ऐसे में परमिशन भी नहीं ली गई और लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया और वन विभाग के अधिकारियों ने आरोपियों को ये कहकर छोड़ दिया कि मामला उद्यान विभाग के अंतर्गत आता है। और रानी पोखरी के पास की ये वारदात है जहां पर 100 से ज़्यादा पेड़ों पर आरियां चला दी गई, उन्हें काट दिया गया और वन उद्यान विभाग की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। उद्यान विभाग ने जानकारी होने से भी मना कर दिया था, जिसके बाद मामला अब कृषि मंत्री के संज्ञान में पहुंचा है। गणेश जोशी ने इसका संज्ञान लिया है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये मामला भी था और अब जो मंत्री हैं गणेश जोशी, उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है, क्या कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं? जी विशाल, डोईवाला में करीब 100 हरे भरे आम के पेड़ और लीची के पेड़ों को काटने का मामला सामने आया था, जिन्हें की अवैध रूप से काटा गया। ऐसे में ये मामला काफ़ी गंभीर भी है, क्योंकि पेड़ कटान को लेकर पहले अनुमति लेनी होती है और इस तरीके से जो फलदार पेड़ है उन्हें काटने की अनुमति नहीं है। तो ऐसे में ये जो पेड़ काटे गए हैं, भूमाफिया लगातार जिस तरीके से हावी हो रहे हैं प्रदेश में और लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं और लगातार जो पेड़ कटान का जो मामला है वो लगातार जो है बढ़ने पर ही है। उत्तराखंड से इस तरीके के कई मामले सामने आ चुके हैं और पेड़ कटान जो अवैध रूप से पेड़ काटे जा रहे हैं, इस तरीके के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जिस तरीके से प्रदेश में हरेला पर्व मनाया जाता है और हरेले पर्व पर लगातार जो है ये शपथ ली जाती है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे, तो वहीं जो पूरा सरकारी महकमा और पूरे प्रदेश के लोग ये पेड़ लगाते हैं, उन्हें पेड़ों का संरक्षण करते हैं और हरियाली लाने के लिए जो है इस तरीके से मेहनत भी करते हैं, उन पेड़ों को उनका संरक्षण भी करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भूमाफियाओं के द्वारा लगातार इस तरीके से अवैध तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, तो काफ़ी गंभीर मामला भी है, जो मामला अब कृषि मंत्री गणेश जोशी के संज्ञान में भी पहुंचा है। हालांकि गणेश जोशी ने मामले पर कार्रवाई करने की बात भी कही है, लेकिन ऐसे में कार्रवाई कब तक होती है और क्या सख्त से सख्त कार्रवाई इन भूमाफियाओं पर होती है, ये देखने वाली बात भी होगी। लेकिन ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर ऐसे लोगों पर होनी चाहिए जिस तरीके से लगातार अवैध तरीके से जो हरे भरे और फलदार पेड़ है वो काटे जा रहे हैं। तो ऐसे में इसको रोकने के लिए और आने वाले समय में इसको लेकर क्या कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती है और किस तरीके से इसे रोका जाता है, और ऐसे में सरकार क्या कुछ इस पर संज्ञान लेती है और क्या कदम आने वाले समय में उठाती है, ताकि अवैध रूप से जो उत्तराखंड में लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं वो पेड़ ना कटे और ऐसे में इसको जो है इनकी रोकथाम की जा सके। तो ऐसे में इन पर अब जो जाँच होगी, जाँच किस तरीके से होती है और जाँच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और कब तक कार्रवाई होती है और क्या कुछ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। अरुण, लेकिन जिस तरह से जिन लोगों ने पेड़ काटे उनको वन विभाग की टीम ने पकड़ भी लिया था, लेकिन उनको ये कहकर छोड़ दिया गया कि मामला उद्यान विभाग के अंतर्गत आता है, तो ऐसे में पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। और दूसरी बात ये भी, क्या परमिशन नहीं ली गई थी, क्योंकि जिस तरह से पेड़ भी काटे जा रहे हैं और एक तरफ तो ये संदेश दिया जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में पेड़ लगाने हैं और दूसरी तरफ पेड़ों का कटान हो रहा है। जी विशाल, देखिए बिल्कुल लापरवाही जरूर है और जब इस तरीके की लापरवाही होगी तो लगातार जो पेड़ कट रहे हैं ऐसे में वो कब उन पर रोकथाम होगी। तो ऐसे में उन्हें पकड़ा भी गया, उसके बाद ये कहा गया कि उद्यान विभाग के अंतर्गत मामला आता है, तो ऐसे में पहले से ही सूचित क्यों नहीं किया गया। उद्यान विभाग क्या इस तरीके से पेड़ों के संरक्षण को लेकर जो नीति बनाई गई है कि पेड़ों का संरक्षण किस तरीके से हो, क्या उद्यान विभाग जो है उस तरीके से कार्य नहीं कर रहा है? क्या उद्यान विभाग को ये नहीं पता कि रात के 2 बजे पेड़ कट रहे हैं और जो
पेड़ फलदार पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उद्यान विभाग पर भी सवाल उठते हैं। और ऐसे में जो जिस तरीके से पेड़ काटे गए हैं और जिन लोगों ने पेड़ काटे गए हैं उन पर क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है, क्या कुछ जो है जांच में निकलकर सामने आता है और कब तक सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि दूसरी तरफ लोग जो है लगातार पेड़ लगा रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। हरेला पर्व बड़ी ही धूमधाम से प्रदेश में मनाया जाता है और इस बार करीब 5 लाख पेड़ लगाने का टारगेट रखा गया था। तो वहीं दूसरी ओर इस तरीके से अवैध तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, तो काफ़ी चिंतनीय विषय भी है और काफ़ी गंभीर विषय भी है। तो आने वाले समय में सरकार और विभाग इस पर क्या कुछ संज्ञान लेता है, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से लगातार ये पेड़ काटे गए, ऐसे में तो जो विभाग है उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि एक तरफ तो आपको चेकिंग करनी चाहिए, समय समय पर गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए, और ऐसे में पेड़ भी कट जा रहे हैं, आपको कानों कान खबर नहीं है, अधिकारियों के संज्ञान में मामला नहीं है और मंत्री के भी संज्ञान में मामला आया है अब। तो क्या अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए विशाल, सही में बिल्कुल विभाग की भी कार्यप्रणाली पर और जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी कार्यप्रणाली पर इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि अवैध तरीके से पेड़ कट जाते हैं, आखिर उनकी सुरक्षा को लेकर पहरेदार हों या अन्य इंतजाम हो, वे किस तरीके से हैं। क्योंकि लगातार विभाग की तरफ से दावा किया जाता है कि अवैध रूप से पेड़ कटान को रोका जाएगा और जो भी इस तरीके से अवैध रूप से पेड़ काटेगा उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन कुछ ही समय बाद जो है फिर ऐसा मामला सामने आता है कि अवैध रूप से पेड़ काटे गए। तो ऐसे में कब तक ये पेड़ कटानों का सिलसिला जो लगातार बढ़ रहा है और भूमाफिया जो हावी हो रहे हैं उन पर कब तक लगाम लगती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और ऐसे अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होती है, क्योंकि लगातार इस तरीके का मामला प्रदेश में बढ़ रहे हैं और ऐसे में पेड़ कटान जिस तरीके से लगातार हो रहे हैं, तो अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में विभागीय जो मंत्री हैं, सरकार है, उसको लेकर भी कुछ ना कुछ ऐसा सख्त चीज़ कानून निकालना चाहिए, ताकि इस तरीके से जो है आने वाले समय में अवैध रूप से पेड़ों का कटान जो है वो ना हो। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अमरोहा में बसपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक हरपाल सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हरपाल सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान मंडी धनोरा नगर पालिका अध्यक्ष परवीन अग्रवाल, गजरोला ब्लॉक प्रमुख पति वीरेंद्र चौधरी, धर्मेंद्र प्रधान, राजीव शुक्ला, एडवोकेट आदि मौजूद रहे। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक हरपाल सिंह बसपा में शामिल हो गए थे। दलित समाज में हरपाल सिंह की अच्छी पकड़ है। तो आपको बता दें कि हरपाल सिंह अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और दलित समाज में अच्छी पकड़ भी रखते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने फिर से बीजेपी परिवार का हिस्सा बनने पर उनको बधाई भी दी है। पूर्व विधायक हैं हरपाल सिंह और अब बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में 2022 में बसपा में शामिल हो गए थे हरपाल सिंह और दलित समाज में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ भी है। प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर से उन्हें बीजेपी परिवार का हिस्सा बनने पर बधाई भी दी। और संवाददाता सुमित अग्रवाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुमित, किस तरह का ये बड़ा झटका बसपा को लगा है इस बार? सुमित, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी विशाल, मुझे जी, किस तरह का ये झटका भी है बसपा के लिए? जी, अमरोहा जनपद की राजनीति में एक बार फिर बसपा को बड़ा जोर का झटका लगा है। बसपा के जो विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे हैं 2022 में हरपाल सिंह, उन्होंने बसपा छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। ये जिससे एक बसपा को बड़ा झटका लगा है और अमरोहा की राजनीति में भी एक उबाल आ गया है। बता दें कि हरपाल सिंह ने भाजपा से ही अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी। भाजपा से वो गंगेश्वरी विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं और भाजपा से ही गजरोला नगर पालिका पंचायत से पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। 2022 में जब उन्हें अंदेशा हुआ कि भाजपा से उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं मिलेगा, उसके बाद उन्होंने रालोद का दामन थाम लिया। फिर रालोद में कुछ दिन टिके, उसके बाद फिर उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। बसपा ने उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में धनोरा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया, जिसमें वो भाजपा प्रत्याशी राजीव तरारा के सामने हरपाल सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद अब तक बसपा नेता हरपाल सिंह बसपा में ही टिके रहे, लेकिन आज उन्होंने जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, जिससे अमरोहा की राजनीति में एक हलचल पैदा हुई है। लेकिन दलित समाज में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ देखी जाती है और ये कहा भी जाता है कि
काफ़ी बड़ा जो इनका नेतृत्व भी देखने को मिलता है उस समाज में, तो क्या माने कि आने वाले समय में चुनौती हो सकती है ये बसपा के लिए भी, क्योंकि अब तो बीजेपी का वापस से हिस्सा बन गए हैं? अच्छी पकड़ है, जिससे बसपा को खासा नुकसान देखने को मिलेगा। तो क्या माने सुमित, आने वाले समय में किस तरह से तैयार भी हैं ये, क्योंकि अब बीजेपी का भी दामन थाम लिया है, तो अब आगे किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है? जी बिल्कुल, इन्होंने कहीं ना कहीं जो भाजपा का दामन थामा है, कहीं ना कहीं इसको लेकर सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। भाजपा जो में दामन थामने के बाद हरपाल सिंह ने कहा है कि उन्हें भाजपा की नीति पसंद आई, जिसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा है और इन्होंने भाजपा से ही अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी। एक बार फिर इन्होंने भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष ने घर वापसी कराई। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रामपुर से है, जहां एक बार फिर आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बार आजम खान और उनके परिजनों का नाम शत्रु संपत्ति के मामले में सामने आया है। आजम के परिजनों के साथ ही कुल 9 लोगों के नाम सामने आए हैं। 126 क्राइम नंबर थी, उसमें विवेचनोपरांत आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अग्रेतर विवेचना से 9 नाम प्रकाश में आए हैं। इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है और शीघ्र ही साक्ष्य संग्रहित करके माननीय न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। सर, ये पहले जो एफआईआर हुई थी वो कितने लोगों के खिलाफ हुई थी? पहले एक व्यक्ति के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत हुआ था, बाद में विवेचना से 2 नाम प्रकाश में आए। अग्रेतर विवेचना से 9 नाम प्रकाश में आए हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। इसमें से कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है विवेचना के दौरान। इस तथ्य प्रकाश खान और उनके परिजनों के खिलाफ शत्रु संपत्ति का मामला भी सामने आया है और मामले में परिजनों के साथ ही कुल 9 लोगों के नाम भी सामने आए हैं। ऐसे में आजम खान के बड़े बेटे और पत्नी का नाम भी सामने आया है। आजम खान की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और संवाददाता विशाल सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है और किस तरह की आजम खान की परेशानी एक बार फिर से बढ़ती हुई भी नजर आ रही हैं? देखिए, लगातार आजम खान की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। आजम खान के ऊपर जो काले बादल का संकट है, वो कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। हालाँकि आजम खान सीतापुर की जिला जेल में बंद हैं। कुछ दिन पहले ही आजम खान रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने अपनी गवाही पेश की थी। उसमें भी आजम खान को अभी आरोपी करार दिया गया है। उसमें आरोप तय किए गए आजम खान के। उसमें आरोप तय करने के बाद अब रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का मामला, शत्रु संपत्ति का मामला है, जिसमें पुनः जांच हुई थी। 2022 का ये मामला बताया जा रहा है। 9 जुलाई 2022 का मामला है, जिसको लेकर पुनः जांच कराई गई है रामपुर एसपी विद्यासागर मिश्र द्वारा और पुनः जांच में 9 लोग दोषी पाए गए आजम खान के परिवार समेत। आपको बता दें, आजम खान है, उसमें उनके बेटे अब्दुल्ला आजम है और उनके बड़े बेटे आबिद है, जिसमें तंजीम फातिमा भी है और सबसे करीबी उनके जो चमड़ा विधानसभा के विधायक नसीर था, वो भी इसमें शामिल है। 2 लोग और हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो कभी इसमें 9 लोग बताए गए हैं आरोपी, जिसमें अब रामपुर एसपी विद्यासागर मिश्र द्वारा जांच कराई जा रही है। अभी इसमें जांच कराने के बाद देखते हैं कि क्या तथ्य निकल कर आते हैं, कोर्ट में पेश कराए जाएंगे। लेकिन आजम खान का पूरा परिवार कहीं न कहीं संकट में घिरता नजर आ रहा है और आजम खान के ऊपर जिस तरीके से काले बादल हैं, ये पूरे परिवार पर मंडराने लगे हैं। तो ऐसे में क्या माने कि किस तरह की कार्रवाई भी हो सकती है और किस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? बिल्कुल, आजम खान के ऊपर मुझे लगता है कि कुछ बड़ा ही मामला होने जा रहा है, क्योंकि आजम खान को अभी रामपुर डूंगरपुर वाले मामले को लेकर उन पर आरोप तय किए गए हैं। एक और वो मामला है और दूसरा मामला हाल ही में आजम खान के लिए ये एक नया मामला खुलकर आया। 2022 में जब ये मामला खुला था, तो रामपुर एसपी द्वारा पूर्व जो एसपी थे, उन्होंने इस मामले की जांच की थी, जिसमें 2 आरोपी पाए गए थे, आजम खान और अब्दुल्ला आजम। लेकिन अब रामपुर मौजूदा जो एसपी है विद्यासागर मिश्र द्वारा, इनके द्वारा जांच कराई गई है, जिसमें 9 लोगों के नाम शामिल आए हैं, जिसमें पूरा आजम खान का परिवार ही बताया जा रहा है। उनके बेटे, उनके दोनों बेटे, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, उनके करीबी विधायक नसीर खान तो समेत आजम खान के ऊपर एक बड़ी गाज गिरने वाली है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आजम खान को कहीं न कहीं कोर्ट के घेरे में जिस तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। तो आजम खान के समर्थक समेत आजम खान में एक कहीं न कहीं खौफ है, क्योंकि आजम खान ने जिस तरीके से जो ये काम किए हैं, वो आजम खान की पोलें खुलती नजर आ रही हैं। और जो चिट्ठा है आजम खान का काला, तो रामपुर
के सरजमी पर दिख रहा है और सभी उस पर नजरें गड़ाए हुए हैं कि जिस तरीके से जो फैसला आ रहा है, 9 लोगों के लिए फैसला आ रहा है, उसमें कोर्ट का क्या फैसला आ रहा है। तो ऐसे में क्या माने कि परिजनों का क्या कुछ कहना है और प्रशासन की ओर से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी तक? रामपुर एसपी विद्यासागर मिश्र द्वारा उन्होंने बताया है कि इस मामले की गहनता से जांच कराई जा रही है, गंभीरता से जांच कराई जा रही है। जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनको अच्छे से खंगाला जा रहा है, क्या तथ्य है वो एक एक बारीकी से जांच कर रहे हैं। हालांकि इस 9 लोगों में से 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, वसीम और मुनव्वर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी 7 लोग बाकी हैं, जिसमें आजम खान का परिवार है। तो इनकी एक एक बारीकी से जांच कराई जा रही है। जो पुनः जांच हुई थी उस जांच को लेकर और अब 2024 की जांच को लेकर, 2022 से लेकर अब तक के जो भी तथ्य हैं उनको सब इकट्ठा किया जा रहा है, बारीकी से जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आते हैं वो न्यायाधीश को पेश कराए जाएंगे। उसके बाद ही देखते हैं कि इसमें क्या न्यायाधीश का ऑर्डर निकल कर आता है। बिल्कुल विशाल सक्सेना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच और पीएम नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में सहारनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इमरान मसूद के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं, जिसके बाद अब इस मामले में कोर्ट में ट्रायल भी चलेगा। इस मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए मोहित शर्मा की अदालत में 19 ग्रामीणों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। इसके बाद अदालत ने चार्ज फ्रेम किया है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की ओर से पीएम पद के दावेदार रहे नरेंद्र मोदी के बारे में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने विवादित बयान दिया था। तब इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। सरकारी अधिवक्ता के मुताबिक देवबंद के गांव लबकरी में सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि गुजरात में 4% मुसलमान हैं और सहारनपुर में 42% मुस्लिम हैं। नरेंद्र मोदी यहां आए तो बोटी बोटी कर दी जाएगी। इसके साथ ही बसपा के 2 विधायकों ने के बारे में भी अभद्रता और अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। इस मामले में 27 मार्च 2014 को तत्कालीन कोतवाली देवबंद प्रभारी कुसुमवीर सिंह ने आचार संहिता उल्लंघन, माहौल खराब करना और साथ ही अनुसूचित जाति के विधायकों के बारे में जाति सूचक शब्द कहने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद इमरान मसूद को जेल भी जाना पड़ा था। मामला 2014 का लोकसभा चुनाव का है, जिसमें इमरान मसूद कांग्रेस प्रत्याशी थे उस टाइम पे। और एक थाना देवबंद के अंतर्गत एक गांव आता है लबकरी, उसमें एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिसमें इमरान मसूद द्वारा आपत्तिजनक भाषण दिया गया था और ये बोला गया था कि अगर नरेंद्र मोदी सहारनपुर में आए तो उनकी बोटी बोटी कर दी जाएगी। और दलित विधायकों के बारे में भी उस टाइम में आपत्तिजनक भाषण दिया गया था कि सहारनपुर में 42% मुसलमान होने के बावजूद भी एससी सीट पर, सामान्य सीट पर एससी विधायक बनाए हुए हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या लग रहा है, किस तरह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इमरान मसूद की? देखिए विशाल, सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद की जो है मुश्किलें वो बढ़ने लगी हैं और क्योंकि जो है 10 साल पुराना जो मामला है उसमें जो है अब उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो गया है। और देखिए 2014 का ये मामला है जब वो पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात और पीएम पद के उम्मीदवार भाजपा के नरेंद्र मोदी उस समय जब चुनाव के मैदान में थे तो सहारनपुर में एक देवबंद क्षेत्र में के लखपरी गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इमरान मसूद ने जो बयान दिया था उस बयान को लेकर ये चार्ज फ्रेम हुए। उन्होंने कहा था कि गुजरात में 4% मुसलमान है लेकिन सहारनपुर में 42% मुसलमान है, अगर यहाँ मोदी आते हैं तो उनकी बोटी बोटी कर दी जाएगी। और इस बयान को लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें जो है इमरान मसूद को उस वक्त जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन अब इस मामले में जो है चार्ज फ्रेम हुआ है 10 साल बाद जो है विशेष न्यायाधीश एमएलए कोर्ट जो है मोहित शर्मा के, उसमें यहाँ जो है ये चार्ज फ्रेम किया गया है। 19 जो ग्रामीण थे उनके बयान दर्ज किए गए हैं और बताया जा रहा है कि 2 पुलिसकर्मी भी जो उस वक्त जनसभा में थे उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं। उन बयानों के आधार पर जो है अब चार्ज फ्रेम किया गया है। और देखिए सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि 5 साल का अधिकतम इसमें कारावास के प्रावधान है और अगर
इस पर जो है जैसे ट्रायल किया जाएगा और ट्रायल के बाद अगर कोई दोषी पाए जाते हैं और जैसे दोषी पाए गए हैं और उसमें कार्रवाई होती है, तो अगर 2 साल की कार्रवाई होती है तो उनके संसदीय से भी निष्कासन हो सकता है, उनको जो है अपनी सांसदी भी गंवानी पड़ सकती है। तो ये बड़ा मामला है और उसमें जो है अब इमरान मसूद की जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जी लेकिन जिस तरह से हेट स्पीच दी है, अब क्या मामला बन भी रहा है इन पर, और क्या माने कि आने वाले समय में और क्या कुछ इन पर कार्रवाई भी हो सकती है? देखिए, जिस तरह से ये गंभीर मामला है, क्योंकि उस समय के 2 बसपा के जो विधायक थे उन पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और इस तरह का एक बड़ा मामला था और 2014 से लगातार इसकी पैरवी चल रही थी। लेकिन अब 2024 की बात की जाए तो वो जब सांसद बने हैं तो इसको विशेष न्यायालय में जो है एमपी-एमएलए कोर्ट में जो है रखा गया है और वहां पर जो है 19 ग्रामीणों ने जब इसमें एक बयान दिए हैं और उनके बयान के आधार पर चार्ज फ्रेम हुआ है और अब ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल के बाद पाए जाते हैं और 2 साल से अधिक की सजा इसमें होती है तो सांसद इमरान मसूद की जो है सांसदी जो है हो जा सकती है, संसद से उनका निष्कासन हो सकता है। तो ऐसे में देखिए बड़ी मुश्किलें हैं और इमरान मसूद ने हालांकि इसमें जो है उस समय माफी मांगी थी, जेल भी गए थे, लेकिन फिलहाल जो मामला चल रहा है उसमें यही सामने आ रहा है कि अगर 2 साल से अधिक की सजा होती है तो निश्चित तौर पर जो है संसद से उनका निष्कासन हो जाएगा। क्योंकि देखिए इमरान मसूद कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। कांग्रेस में 2014 में कांग्रेस से ही चुनाव लड़े थे, उसके बाद वो बीच में बसपा में चले गए, उसके अलग अन्य समाजवादी में चले गए, पार्टी बदलते रहे, लेकिन फिर आकर के अब जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और सांसद बने थे। लेकिन अब जिस तरह से उन पर ये चार्ज फ्रेम हुआ है तो निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ी है और अब आगे ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद अगर उन पर कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ जो है 2 साल का सजा का प्रावधान अगर उसमें रखा जाता है तो निश्चित तौर पर संसद से उनका निष्कासन हो जाएगा। और बड़ी बात है कि किसी के लिए एक सांसद होना और सांसद से फिर इन मामलों में सांसद ही चले जाना तो बहुत टेंशन वाली बात है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे बरेली से। बड़ी खबर मिल रही है, सपा की पूर्व पालिका अध्यक्ष पर ईडी का शिकंजा। सहला ताहिर के 10.41 करोड़ के गबन में ईडी करेगी जांच। 2012 से 17 के बीच अध्यक्ष रहते हुए क्या था घोटाला। नवाबगंज नगर पालिका का है ये पूरा मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पालिका अध्यक्ष सहला ताहिर पर ईडी का शिकंजा कसने जा रहा है। 10.41 करोड़ के गबन पर अब ईडी जांच करने जा रही है। 2012 से 17 के बीच नगर पालिका के अध्यक्ष रहते हुए घोटाले के भी आरोप लगे थे और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सहला ताहिर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। और फिलहाल न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो